Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस प्लस एनटीएससी ओलंपियाड और रेफरेंस बुक के जो वीडियोस होते हैं वो यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। अभी हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज जो है वो यहां पर स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए और फिर उसके बाद हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस यहां पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का मैं लगातार यहां पर डाउट देखता हूं कि सर आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, इनके कॉन्सेप्ट वीडियोस बता दीजिए, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर करा दो। तो मैं एक बार फिर से आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जो भी हम यहां पर ये सीरीज अभी कर रहे हैं, इससे पहले सभी चैप्टर्स के जो आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उनके वन शॉट रिवीजन में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो हर चैप्टर का टेस्ट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस आपको क्या करना है कि एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं उनको एक बार आप रीड करिएगा तो आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर एक बार सर्च कर लेना, वैसे तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहती हैं, अदरवाइज आप सर्च करके भी अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो अगर आप अभी भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन जो है वो पीछे चल रही है, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये मैग्नेट ब्रेन्स की क्लास 9th और 10th की आपकी टीम है, ठीक है, जो आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे और आप तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा यहाँ पर जो डिस्कशन होगा इसमें हम सिविक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अरेंज करता हूँ जो अलग अलग एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछे गए हैं, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो इनको एक बार अगर आप देख लोगे और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताऊंगा, जिस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करनी है वो चीज़ अगर आप सीख लोगे तो पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना काफ़ी आसान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा इसमें हम चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको ना हर तरीके की चीजें बताऊंगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो करीब यहां पर मैं 25 प्लस क्वेश्चन आज आपको यहां पर कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखो दिया है कि हु फॉर्म द न्यू पार्टी नेम्ड एज लोकदल, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको हरियाणा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है उनकी एक केस स्टडी जो है वो आपको बताई गई है। तो उसमें यहां पर क्या है कि एक पार्टी का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं लोकदल। तो इस पार्टी का फॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था श्री चौधरी देवीलाल जी के द्वारा, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे, क्योंकि इनकी पार्टी ने ये बोला था कि जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं या जो फार्मर्स हैं उनके जो भी लोन वगैरह होंगे वो सब यहाँ पर माफ़ कर दिए जाएंगे, है ना। और इससे यहाँ पर जनता खुश हुई और लोकदल जो है वो जीत कर आया, और उसके बाद चौधरी देवीलाल जी जो है वो इनके यहाँ पर लीडर बने, मतलब कि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किए गए। तो इनका नाम याद रखना है, श्री चौधरी देवीलाल। हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर लोकसभा जो है, ठीक है, आप सभी को पता है कि एक चीज आपको देखने को मिलेगी लोकसभा और एक आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अपर हाउस किसको बोलते हैं, लोअर हाउस किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा एल मतलब लोकसभा, एल मतलब लोअर हाउस, ठीक है। तो लोअर हाउस यहां पर क्या हो गया, ये आपका लोकसभा देखने को मिल गया। दूसरी बात, अगर हम अपर हाउस के बारे में बात करेंगे तो एक अगर आपको याद है तो दूसरे को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब यहां पर एक बात समझिएगा कि अभी लोकसभा में जो टोटल यहां पर सीट्स हो सकती हैं वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 530 तो यहां पर स्टेट की होंगी, 20 जो है वो आपकी यूनियन टेरिटरी की होंगी, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन अब ये चीज जो है वो यहां पर हटा दी गई है ना। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो यहां पर कितनी हो सकती है, 530 + 20 + 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर राज्यसभा के केस में बात करेंगे तो राज्यसभा केस में 238 जो है वो स्टेट से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, और 12 जो है वो यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी के टाइम पीरियड पर जो लोकसभा की स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे ना तो वो 545 होनी चाहिए, लेकिन कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहां पर नहीं है, तो 2 हटा दीजिए तो 543। तो टोटल अभी के टाइम पीरियड पर लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, टोटल आपको 543 यहां पर देखने को मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो गया आपका 543 सीट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया हुआ है,
अच्छा एक बात और, कई सारे स्टूडेंट्स का मैं कमेंट ये देखता हूं कि सर थोड़ा और अच्छे से और ज्यादा यहां पर एक्सप्लेन करिए। तो देखो क्या है कि एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस जो है वो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, है ना। उसमें सब चीजें जो है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन को जो है ना वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जैसे हमको प्रिपेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमको देखने चाहिए, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर फुलफिल करते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है उन सभी स्टूडेंट्स से जो ये वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं कि भाई इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमको मिले, तो आप लोग वन शॉट रिवीजन वीडियो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग उसको जरूर देखें, ठीक है। तो उससे सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। सो व्हाट इज एन इलेक्टोरल रोल, ठीक है। तो जो यहाँ पर इलेक्टोरल रोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप इलेक्टोरल रोल का एक दूसरा नाम भी यहाँ पर देखेंगे तो उसको बोलते हैं वोटर लिस्ट, ठीक है। सो वोटर लिस्ट को ही हम इलेक्टोरल रोल भी यहाँ पर कहते हैं। तो इलेक्टोरल रोल होता क्या है, सो इट इज द लिस्ट विच कंटेन्स द पर्टिकुलर्स ऑफ एलिजिबल वोटर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं, है ना, उनके बारे में जो डिटेल्स वगैरह होती हैं, उसमें जहां पर वो डिटेल्स इंक्लूडेड होती हैं उसको हम इलेक्टोरल रोल यहां पर कहते हैं। तो नॉर्मल डेफिनेशन है, ये आपको पता होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर एक मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया हुआ है और आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है एपिक, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म भी जो है ये मैंने आपको बताया हुआ कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो EPIC जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कि भाई आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि व्हाट इज बाई इलेक्शंस, ठीक है। बाई इलेक्शंस यहाँ पर क्या होते हैं, देखिए 3 तरीके के इलेक्शन है, ठीक है। पहला इलेक्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शन, ठीक है, बाई इलेक्शन हो गया। और तीसरा अगर हम इलेक्शन यहां पर देखेंगे तो तीसरे इलेक्शन को यहां पर कहा जाता है मिड इलेक्शन, ठीक है, या मिड टर्म इलेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सो मिड इलेक्शन यहां पर ये हो गया, ठीक है, या मिड टर्म इलेक्शन भी बोलते हैं इसको। अब इन तीनों में जो है ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, बाई इलेक्शन क्या होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जनरल इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो 5 साल में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 5 ईयर्स में, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, जो 5 साल में इलेक्शन यहाँ पर होंगे, है ना। मतलब जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शन 2014 में हुए, 2019 में हुए, फिर 2024 में होंगे, तो उस तरीके के जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शन यहाँ पर कहते हैं। बाई इलेक्शन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कई बार क्या होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई जो यहाँ पर आपके जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं, है ना, या उनकी जो है वो डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो सीट यहाँ पर खाली हो जाती है। जब वो सीट यहाँ पर खाली होगी तो उसको फिल करने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम बाई इलेक्शंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं कि एक्सपायरी से पहले, है ना, जैसे 5 साल तक का टाइम यहाँ पर था कि 5 साल तक जो है वो सरकार चलेगी, लेकिन एक्सपायरी से पहले जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन। मतलब मेजॉरिटी चली गई किसी सरकार की, है ना, उनके पास उतने MPs नहीं हैं, इतने MLAs नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार यहाँ पर बनी रहे, तो समय से पहले जो इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं उसको हम मिड टर्म इलेक्शन जो है वो कहते हैं, या फिर उसको स्पैम इलेक्शन भी जो है वो यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है। सो इलेक्शन हेल्ड टू फिल अ वैकेंसी कॉस्ड बाय द डेथ ऑफ द सिटिंग मेंबर और ड्यू टू द एनी अदर रीजन। तो जो वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उसको फिल करने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उसको हम बाई इलेक्शंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा बाई इलेक्शंस का भी जो डेट वगैरह होता है ना, अनाउंस वगैरह, ये इसका काम कौन करते हैं भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, है ना। जैसे MP के जो इलेक्शंस होंगे, है ना, या जो MLA के इलेक्शंस होते हैं, तो जो बाई इलेक्शंस की डेट वगैरह यहाँ पर अनाउंस की जाती है ना, पूरा शेड्यूल जो अनाउंस किया जाता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इसके लिए अलग कोई सी बॉडी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। व्हाट इज अ मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस क्या है, इलेक्शंस हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फुल टर्म ऑफ एनी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, अगर पूरे के पूरे टर्म से पहले यहां पर कोई इलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो उसको हम यहां पर मिड टर्म इलेक्शन जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ पोलिंग बूथ, ठीक है। तो पोलिंग बूथ यहां पर क्या होते हैं, जहां पर आप इलेक्शन डालने जाते हो उसको हम पोलिंग बूथ कहते हैं, ठीक है, जहां पर हम वोट डालने जाते हैं। सो अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पोलिंग बूथ इज अ प्लेस वेयर वोटर्स गो इनसाइड एंड इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई देम। सबसे पहले यहां पर क्या होगा कि जैसे कई जगह पर अगर आप देखेंगे, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हो गया, है ना, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, या फिर जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर ऑफिसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपके घर के आसपास यहाँ पर लोकेटेड होंगे, उनको यहाँ पर जो है वो क्या बनाया जाएगा, पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाया जाएगा।
तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर जाओगे, है ना, अपना जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो यहां पर दिखाओगे, है ना। उसको दिखाने के बाद क्या करेंगे, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स यहां पर बैठे होते हैं वो उनके पास एक लिस्ट होती है ना, उसमें आपका नाम देखेंगे, जो वोटर्स लिस्ट होती है ना उसमें आपका नाम देखेंगे और आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड या फिर जो दूसरे आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, है ना। मतलब अभी क्या है कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी नहीं है, आप कोई दूसरा फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लेकर भी यहां पर जा सकते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड वगैरह, ये सब लेकर जाया जा सकता है। तो वो क्या करेंगे, मैच करेंगे, है ना, आपकी उनकी लिस्ट में नाम होगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि आपकी फिंगर पे जो है, आपने देखा होगा ना एक ब्लू कलर की लाइन खींची होती है ना, तो वो लाइन आपके फिंगर पे लगाई जाएगी एंड देयर फिंगर एंड अलाउ देम टू कास्ट द वोट। फिर उसके बाद आप जाओगे, आजकल तो क्या है कि बैलेट पेपर वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है ना, तो अब आपको ईवीएम का प्रयोग करना है। सो ईवीएम क्या होता है, ईवीएम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, फिर आप अपना वोट वगैरह कास्ट कर दोगे। तो जहां पर भी आप ये करोगे उस पर्टिकुलर प्लेस को पोलिंग बूथ जो है वो यहां पर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया, ठीक है। जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो भारत में जो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना यहां पर की गई थी। और 25 जनवरी को हम एक पर्टिकुलर डे भी मनाते हैं जिसको बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे, है ना। हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना यहां पर हुई थी। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो एक यहां पर क्या होते हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इनके साथ काम करने वाले 2 इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और एक आपको इलेक्शन कमिश्नर यहां पर 2 इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इनमें क्या है कि ये पर्सन होते हैं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सीनियर होते हैं, इसलिए इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। बाकी इनकी सब पावर वगैरह जो है वो सब चीजें बराबर होती हैं। इन तीनों लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इनका जो टर्म यहां पर होगा वो 6 साल का, ठीक है, मतलब 6 साल तक या फिर 65 ईयर तक की एज तक, जो भी पहले होगा उस टाइम पीरियड तक ये लोग क्या कर सकते हैं कि इस पोस्ट पे यहां पर बने रह सकते हैं। जैसे आज के टाइम पीरियड पर हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है श्री सुशील चंद्रा। और इलेक्शन कमिश्नर में आपको देखने को मिलेंगे कि यहां पर आपको राजीव कुमार जी और उसके बाद अनूप चंद्र पांडे, ये इलेक्शन कमिश्नर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इनका जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह होता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ये पूछा भी गया है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर क्या होती है, जैसे लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वैसे ही अब आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो होती क्या है। सो फॉर इलेक्शन पर्पस, इलेक्शन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए पूरी की पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड इलेक्टोरल एरियाज विद अ बॉडी ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि पूरा का पूरा एरिया होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर विधानसभा की जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है, वो 230 है ना। एक यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी मेंबर यहाँ पर नॉमिनेट होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन का बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा। मतलब पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर ज्यादा सीट्स होनी चाहिए, जहां पर कम पॉपुलेशन है वहां पर कम सीट्स होनी चाहिए, है ना, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिले। सो पॉपुलेशन प्लस यहां पर अगर हम देखेंगे तो एरिया वाइज, ठीक है, वही वहां पर एरिया कैसा है, किस तरीके से है ना, कम्युनिकेशन वगैरह के क्या साधन है, इन सब चीजों के बेसिस पे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो यहां पर डिवाइड करी जाती हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा कि एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर आएगा जिसको आप यहां पर वोट डालते हो, ठीक है। सो इलेक्शन पर्पस के लिए इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द फिक्स्ड इलेक्टोरल एरियाज विद अ बॉडी ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। मतलब वहां पर क्या है कि वोटर्स देखने को मिलेंगे और जो भी वहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वोटर्स जो है वो उनको यहां पर वोट डालते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज बैलेट पेपर। बैलेट पेपर यहां पर क्या है। अब बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलोंग विद द पार्टी नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बैलेट पेपर का थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी जैसे सीरियल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका नेम दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सीरियल नंबर हो गया, ये कैंडिडेट का नाम यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये आपकी पार्टी हो गई और ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है, इस तरीके से लिखा रहेगा। अब जितने भी लोग यहाँ पर रहेंगे इस पेपर में क्या होगा कि लोगों का यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि नाम वगैरह लिखा रहता है। अब बैलेट पेपर में पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि आप इस पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर वोट डालना चाहते हो तो है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, सील लगाओगे आप, है ना, यहाँ पर मुहर लगती है, तो वो मुहर लग जाएगी। उसके बाद अब उसको फोल्ड करोगे और बैलेट पेपर जो है वो यहाँ पर एक बॉक्स रखा होगा उसमें यहाँ पर डाल देते हो।
तो इससे क्या होता था कि इससे जो है ना मतलब पेपर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, है ना। और कई जगह पर अगर आप देखोगे तो गलत तरीके से लोग भी यहाँ पर इसको, जैसे बूथ कैप्चरिंग वगैरह आप देखेंगे, बूथ कैप्चरिंग का मतलब ये हुआ कि जोर जबरदस्ती करके उस पर पूरा कंट्रोल अपना स्थापित कर लिया और अपने हिसाब से लोगों को बोल रहे हैं कि वोट डालो, है ना। तो ये फेयर इलेक्शन यहाँ पर नहीं होते हैं। सो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि बैलेट पेपर अब बंद कर दिया गया है और अब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह जो है उसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो बैलेट पेपर में इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कंडक्टिंग इलेक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सप्लेन, है ना। हमारे देश में जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपेंसिव का मतलब ये हुआ कि इलेक्शन वगैरह में जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बात को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ मनी इज स्पेंट इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया, मतलब कि हमारे देश में बहुत सारा पैसा जो है वो इलेक्शन को कंडक्ट करने में यहाँ पर लगाया जाता है। सम क्रिटिक्स से दैट इलेक्शंस आर बर्डन ऑन द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, मतलब कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं, जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं, कि भाई भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत महंगे इलेक्शंस हैं। तो उस बात को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो भारत के नागरिक हैं, है ना, जो टैक्स वगैरह यहाँ पर पे करते हैं, है ना, उन्हीं के पैसे का तो प्रयोग किया जा रहा है, तो उन्हीं के पैसे को प्रयोग करके इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं और इसीलिए ये बोला जा रहा है कि इलेक्शंस जो है ये बर्डन ऑन द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिटीजन कैन नॉट अफोर्ड टू होल्ड इलेक्शंस वंस एवरी 5 ईयर, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में क्या है कि हर 5 साल में जो इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, अगर हम उसको यहाँ पर कंडक्ट करवाएंगे तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 5 साल में इलेक्शंस अगर जो ये हो रहे हैं इसमें बहुत खर्चा आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट स्पेंट अबाउट ₹1300 करोड़ इन कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शन इन 2004, मतलब कि 1300 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर 1300 है ना। सो 1300 करोड़ रुपीस जो है वो लोकसभा इलेक्शंस जो कि 2004 में यहाँ पर हुए थे उसमें खर्च हुए। दैट वर्क्स आउट टू अबाउट ₹20 पर पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट, मतलब कि जिसका जिसका नाम यहाँ पर वोटर लिस्ट में देखने को मिलेगा उनमें से सभी लोगों को यहाँ पर 20-20 रुपए जो है वो यहाँ पर देने पड़े। द अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज मोर देन दैट गवर्नमेंट स्पेंड, ठीक है। अब ये तो क्या है कि ये सरकार जो होती है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश में इलेक्शन यहाँ पर करवाए। उन्होंने इतना यहाँ पर जो है वो पैसा खर्च किया, लेकिन अब क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी, रैलीज वगैरह होते हैं, उनके सपोर्टर्स वगैरह होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से जो वो प्रचार यहाँ पर करते हैं, तो उसमें भी बहुत खर्चा आता है। फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं ना, वो भी यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत पैसा यहाँ पर खर्च करते हैं। तो ये तो केवल सरकार का एक आंकड़ा है जो आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल पार्टी, हर एक जो यहाँ पर इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं वो भी अपनी तरफ से यहाँ पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज अबाउट ₹3000 करोड़ और ₹50 पर वोटर्स, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3000 करोड़ रुपए करीब यहाँ पर ये खर्चा आपको 2004 में देखने को मिला। तो इतना पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। कई जगह पर क्या होते हैं कि कई सारे लोगों की डेथ वगैरह हो जाती है, फिर बाई इलेक्शन वगैरह करवाए जाते हैं, तो उसमें भी खर्चा यहाँ पर आता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना जो है वो थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करता है, या आप बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज यहाँ पर जो है कौन कौन सी पावर है जिसको वो एक्सरसाइज करता है, इसके बारे में आपको बताना है। सो फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ पर होता है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो इलेक्शन को कंडक्ट करने के डिसीजंस यहाँ पर जो है वो लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन को कंडक्ट करना है, ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि जब डेट यहाँ पर अनाउंस करी जाती है उस दिन से लेकर जब तक यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक जो पूरा का पूरा काम होता है, शेड्यूल होता है, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर जो है वो देखा जाता है। और इसमें किस तरीके से प्रोसीजर वगैरह फॉलो होंगी ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वॉलेट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन के दौरान कई सारे आपको कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे ब्राइब वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना है ना। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह है, जैसे रूलिंग गवर्नमेंट होती है तो वो जो यहाँ पर सरकारी चीज़ें होती हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे अपने इलेक्शंस वगैरह में। तो इस तरीके के बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो यहाँ पर सभी
कैंडिडेट्स को और पार्टी को फॉलो करने होते हैं। अगर कोई भी इसे वॉयलेट करेगा तो उसको पनिशमेंट वगैरह भी यहां पर दी जाती है। ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, तो कई सारे जैसे स्कूल के टीचर्स वगैरह हैं या जो भी अलग अलग ऑफिसेस वगैरह होते हैं, सरकारी ऑफिसेस, उसमें जो लोग काम करते हैं, जब इलेक्शन का काम यहाँ पर आता है तो इलेक्शन ड्यूटी यहाँ पर होती है ना, बाकी सब काम छोड़कर इलेक्शन ड्यूटी में करना पड़ेगा। उस टाइम पीरियड पर क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनके पास पावर होती है कि किस तरीके से इन ऑफिसर्स का यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि भाई इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन होता है वो सरकार को ये निर्देश यहाँ पर जारी करता है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रांसफर करने हैं या ट्रांसफर रुकने हैं। जैसे कई ऑफिसर्स वगैरह का सरकार क्या करती है, ट्रांसफर वगैरह करने लगती है, तो इलेक्शन कमीशन उनको गाइडलाइंस यहाँ पर दे सकता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। तो पूरी की पूरी जो पावर्स आपको देखने को मिलेंगी वो यहाँ पर कैसी हैं, मतलब आप इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर देखने को मिलेंगी। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, लोकसभा का इलेक्शन करवाता है, राज्यसभा का इलेक्शन करवाता है, विधानसभा का इलेक्शन करवाता है। ये सारे के सारे जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाएंगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर स्टेट में भी तो यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन होता है ना, जिसको हम स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो उनका जो काम होगा उनका केवल 2 जगह पर काम होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत का इलेक्शन यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद अर्बन लोकल जो बॉडीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगी उनका इलेक्शंस यहां पर करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना आवश्यक है। बाकी अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 15 है, आर्टिकल 324 से लेकर 329, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक की जो प्रोविजन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यहां पर बात करते हैं। मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं वो बॉडीज हैं जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब इसका मेंशन है और इसी वजह से क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की यहां पर आवश्यकता क्यों है ना, इस बात को आपको जस्टिफाई करना है। सिविक्स जो है ना वो बहुत एक आसान चैप्टर है ना, अब इसमें आंसर्स वगैरह जो है वो आप देखोगे, क्वेश्चंस वगैरह भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं, और इनको अगर आपको लॉजिक पता है, आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो पता है ना, तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, सो डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट इलेक्शंस। ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, ठीक है, सो यहां पर क्या है कि डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन नहीं होगा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी का मतलब वहां के जो लोग हैं उनके पास पावर है। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि आपसे कोई ये पूछे कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है ना, और दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपसे ये पूछा जाए कि जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की वो कौन सी है ना, ये 2 क्वेश्चन है, एक तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। सो जब भी हम यहाँ पर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर आपको लिखना है यूएसए, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्यारा भारत। ठीक है, तो इंडिया जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। चाइना कभी कभी क्लेम करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में केवल एक ही पार्टी का रूल नहीं होता है ना। चाइना में क्या है कि चाइना में केवल एक ही पार्टी, उसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो कभी ये लीडर बन गए, कभी ये लीडर बन गए, लेकिन डेमोक्रेसी में ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि जनता के पास लोगों को इलेक्ट करने का है ना, मतलब जिसको वो वोट डाल रहे हैं तो जनता के पास चॉइसेस होनी चाहिए कि हम इनको इलेक्ट करें या इनको इलेक्ट करें। अगर वो चीजें यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है जो चाइना के केस में, तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ो ना हो, है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये पॉइंट ध्यान रखना है। सो डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट इलेक्शंस, दस वी नीड इलेक्शंस। और इसी वजह से क्या है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसीलिए हमको इलेक्शंस की आवश्यकता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर इलेक्शंस होता है तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना। अब जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे डिक्टेटरशिप यहाँ पर आ गई है ना, या आप किसी और तरीके की यहाँ पर रूलिंग के बारे में बात करेंगे, तो लोग क्या करेंगे कि अपने हिसाब से जो है अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करेंगे और आपके ऊपर गवर्न करने लगेंगे, है ना, लेकिन वो चीजें नहीं होंगी। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि जनता ने इलेक्ट किया है, जनता ने अपने जनमत का प्रयोग करके उस पर्टिकुलर पार्टी को, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को यहाँ पर जिताया है, तो ये क्या है, ये लेजिटिमेट है। अपने हिसाब से यहाँ पर कोई नहीं बन गया कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है, मैं बाहुबली हूँ, है ना, इस वजह से मैं यहाँ पर इलेक्शन जीत कर आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जनता के बेसिस पे क्या होता है कि जनता यहाँ पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करने में मदद करेगी, जिसमें इलेक्शंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। थ्रू इलेक्शंस पीपल कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ठीक है, मतलब इसमें ये हुआ कि जब इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं तो जनता के पास कई तरीके की चॉइसेस होती हैं। पहली बात कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर जीतना चाहिए, ठीक है, उस कैंडिडेट को यहाँ पर ये वोट देते हुए दिखाई देंगे। अब जब ये कैंडिडेट को यहाँ पर जिता रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी लॉजिक होता है कि ये कौन सी पार्टी का इससे बिलोंग करता है और कौन सी पार्टी यहाँ पर जो है वो
मेन स्ट्रीम में आनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसी पार्टी की जो अप्रोच यहाँ पर होगी वो कानून को किस तरीके से बनाना है ना, देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, डोमेस्टिक पॉलिसीज यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, टैक्स लॉस कैसे होनी चाहिए, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? ये जो रूलिंग गवर्नमेंट यहाँ पर होगी, रूलिंग पार्टी यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर डिसाइड करेगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि इलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप इसमें अगर आप चीज ये भी समझना चाहो तो इलेक्शंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगली बार भी वो जीत जाएंगे, है ना, और अगर कोई खराब काम करेगा तो उसको यहाँ पर क्या है कि पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कई बार हम लोग न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि कई सारे एमपी एमएलएज होते हैं जो क्या होते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद उनके स्वर बदल जाते हैं, है ना। स्वर बदलना मतलब वो यहाँ पर क्या है कि प्रॉमिस कुछ और करके आए थे लेकिन काम कुछ अलग तरीके का कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब अगर आप अच्छे से काम करोगे तो अगली बार भी जीत कर आओगे, अगर आप खराब काम करोगे तो आपको पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगी, है ना, अगली बार आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। तो इलेक्शन से ये भी चीज़ यहाँ पर इंश्योर होती है। इलेक्शन से आप एक चीज ये भी बता सकते हैं कि जो भी यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे या कैंडिडेट देखने को मिलेंगे वो अकाउंटेबल यहाँ पर होते हैं। अकाउंटेबल किसको होंगे? जनता को। अकाउंटेबल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जनता उनसे सवाल पूछेगी तो जनता के आंसर उनको देने पड़ेंगे, या तो आंसर दे दो या तो मत दो। अगर नहीं दोगे आंसर तो जनता फिर आपको क्या है कि इलेक्शन के दौरान जो है वो यहाँ पर सबक सिखा देगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये सब चीजें जो हैं वो इलेक्शंस के थ्रू यहाँ पर हो पाएंगी। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर किस तरीके से इन चीजों को आप यहाँ पर टैकल करेंगे, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस हमारे देश में जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाउ यू कैन प्रूव दैट इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, है ना। मतलब यहां पर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि जैसे अगर आप बात करेंगे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि आप ये बताइए कि हमारे देश में आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, या कहीं पर भी जो भी इलेक्शंस यहां पर हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हो और इन जनरल भी हम यहां पर बात कर सकते हैं। ठीक है, हाउ यू कैन प्रूव दैट इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। एवरी सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू। ठीक है, मतलब हम यहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल समाज के कुछ लोगों को आपने वोटिंग राइट्स यहां पर दिए हैं, सभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। दूसरी बात, उसमें कुछ एज वगैरह डिसाइड करिए। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो पहले जो वोटिंग एज थी ना वो 21 ईयर्स थी, लेकिन फिर हमने क्या किया कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, उस टाइम पीरियड पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री राजीव गांधी जी। तो उनके टाइम पीरियड पर 21 साल से क्या हुआ कि 18 जो है वो हमने यहाँ पर एज कर दी थी। तो उस एज पर या उससे ज्यादा एज वाले जो लोग हैं उनको सबको यहाँ पर क्या है कि वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, और सबके वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अमीर हैं तो आपके वोट की वैल्यू 1 होगी, तुम यहाँ पर गरीब हो तो तुम्हारे वोट की वैल्यू आधी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सबके वोट की वैल्यू बराबर यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। देयर शुड बी मोर देन 2 और मल्टी पार्टी सिस्टम सो दैट द वोटर्स कुड चूज फ्रॉम द वेरियस कैंडिडेट। केवल एक पार्टी का रूल नहीं होना चाहिए। जैसे आप चाइना में देखोगे आप तो वहां पर क्या है कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी है, अब कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल रहेगा और कोई पार्टी यहाँ पर नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, ठीक है, फिर उसके बाद जनता दल यूनाइटेड भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, आम आदमी पार्टी भी है ना, AIDMK भी है, DMK भी है, बहुत सारी पार्टीज, आप तेलुगु देशम पार्टी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस है, जो ममता दीदी की यहाँ पर पार्टी है ना, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलती हैं। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये जरूरी है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए ताकि जो वोटर्स है ना वो चूज कर पाए कि कौन सी पार्टी को हमको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, इलेक्शंस, अगली बात यहाँ पर ये है इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार कोई इलेक्शन जीत के आ गया तो उसने क्या कर दी, दादागिरी स्टार्ट कर दी, है ना, कि अब जब तक हम चाहेंगे तब तक गद्दी पर बैठेंगे, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। तो जैसे हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं वैसे ही एक टाइम पीरियड यहाँ पर होना चाहिए ताकि वो इलेक्शंस उसी टाइम पीरियड पर दोबारा होते हुए दिखाई दे। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, है ना, मतलब बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर इलेक्शंस होना है ना। ये नहीं कि माल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल रही हैं, है ना, रिगिंग वगैरह यहाँ पर हो गई है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह यहाँ पर हो गई है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके से कहीं पर इलेक्शन हो रहा है तो हम उस पर्टिकुलर इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। पॉइंट्स के बेसिस पे भी यहाँ पर लिख सकते हो। लास्ट पे अगर आप ये लिख दोगे कि अगर इलेक्शंस इस तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं, so we can easily say that the elections conducting in that particular country is a democratic elections। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से आप किस तरीके से पेपर में आंसर्स को लिखेंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो दिया है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, जो इलेक्शंस होते हैं उसके ड्रॉबैक्स यहाँ पर क्या है ना, वो आपको मेंशन करना है। सो अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि कई लोग जो हमारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, है ना, एबल लोग होते हैं, जिनको यहाँ पर क्या करना है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए,
जिससे यहाँ पर क्या हो सकता है कि समाज जो है वो अपलिफ्ट होता है, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या होता है कि आज के टाइम पीरियड पर लोगों से पूछो ना तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि यार हम पॉलिटिक्स में जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उसकी छवि जो है वो यहाँ पर क्या है कि समाज में बहुत ज़्यादा खराब होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो इलेक्शंस में क्या होता है कि कई बार अगर आप देखोगे तो एबल और इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं कि अफ्रेड ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कई लोग अगर आप देखेंगे तो जो बाहुबली लोग यहाँ पर होते हैं, है ना, बाहुबली मतलब जिसके पास पावर है ना, या आप ये कह सकते हैं कि जिसके पास पैसा वगैरह होता है, तो वो गलत तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो इलीगल होती है ना, जैसे डराना धमकाना, है ना, या ब्राइब करना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग यहाँ पर एबल और इंटेलिजेंट लोग वगैरह होते हैं वो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस विच इज अ हैवी बर्डन ऑन द पीपल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इलेक्शंस वगैरह में खर्चा जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं। पहली बात यहाँ पर ये हो गई, दूसरी बात इलेक्शन एक्सपेंसिव है, एक बात यहाँ पर आपको ये देखने को मिल गई सम टाइम द डायनेस्टिक ट्रेंड्स इमर्ज इन द इलेक्शंस। ठीक है, क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो पापा जी, चाचा जी, मम्मी जी, बुआ जी, फूफा जी, है ना, सब लोगों को यहाँ पर क्या है कि टिकट देखते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब एक कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर हो सकती है जिसके परिवार वाले ही सब लोग इलेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो डायनेस्टिक रूल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नियर्स एंड डियर्स ऑफ द लीडर्स, वही जो मैंने आपको बताया। तो ये सब चीजें आपको इस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स आपको इलेक्शंस के देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप इलेक्शंस देखेंगे तो उसमें जो अलग अलग पार्टी के सपोर्टर होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो जिससे भारत की जो यूनिटी है ना, इंटीग्रिटी है, उसको भी यहाँ पर खतरा पहुंचता हुआ दिखाई देता है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इलेक्टोरल कंपटीशन अच्छा है, लेकिन कंपटीशन से क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि यूनिटी जो है वो यहाँ पर खराब होती है ना। तो इस तरीके के पॉइंट को भी आप यहाँ पर चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट हो जाएंगे आपके, है ना, तो 5 नंबर में क्वेश्चन भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। ठीक है, आप यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन को जो है वो किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर अगर सबसे पहला फॉर्म आप देखोगे कंपटीशन का, तो वो यहाँ पर क्या होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो है वो एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, है ना। जैसे अभी के टाइम पीरियड पर आप कहीं पर भी इलेक्शन वगैरह होता है तो आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर जो है वो अटैक करती है ना, अलग अलग लीडर्स दूसरे जो लीडर्स होते हैं उनको यहाँ पर अटैक करते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। सो मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कॉम्पिटिशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर, मतलब जहां पर इलेक्शन हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको हमारे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर देखेंगे, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। आपस में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पर उनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा। इफ देयर इज अ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस, है ना। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्शन जो है वो पॉइंटलेस होगा, है ना। अगर मतलब एक ही पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट है, वो बार बार मतलब उसके सामने कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, कोई दूसरा कैंडिडेट उसके सामने इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होता, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इलेक्शन का, है ना। इलेक्शन क्यों कर रहे हो भाई, फालतू पैसा खर्च कर रहे हो आप। दूसरी बात, इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, है ना। वही जो मैंने आपको बताया ना कि लोग क्या करते हैं कि अपने अपने जो पार्टी है उसको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा तुम कांग्रेस वाले हो, अच्छा तुम बीजेपी वाले हो, या तुम किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो उनके बीच में क्या होता है कि एक डिसयूनिटी आपको देखने को मिलती है। लोग क्या करते हैं कि लोग इस चीज को ना बहुत ज्यादा सीरियसली यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। और आज के टाइम पीरियड पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर आप किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो, तो इनके बीच में लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब देखने को मिल रहा है। इट क्रिएट पार्टी पॉलिटिक्स अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप ये कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि पहले क्या थे कि पहले कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में थे, है ना, लेकिन उनके मन की जो यहाँ पर क्या होते हैं कि पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे मिनिस्टर बनते हैं ना, मंत्री बनते हैं, तो मंत्री नहीं बने तो इन्होंने क्या किया कि भाई इनके सपोर्ट में 40 लोग थे, तो ये सारे के सारे उठे और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। तो जो अभी इलेक्शन जीत के आई थी जनता ने, जिसके इलेक्शन को यहाँ पर जिताया था, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि टोटल यहाँ पर 100 सीट है। ठीक है, अब 100 सीट की वजह से अगर आप देखेंगे तो दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पार्टी हो गई ए और एक पार्टी हो गई बी। ठीक है, इनको कितने मिले थे, इनको मिले थे 62 और इनको मिले थे यहाँ पर 38। समझ में आ गया। तो जीता कौन, मैं दो पार्टी का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। 62 वाले जीत गए। अब यहाँ पर क्या है कि एक कोई कैंडिडेट था जिसके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 22 जो यहाँ पर लोग हैं, है ना, इंक्लूडिंग हिम या हर, आप ये कह सकते हैं कि उनके पास इतने एमएलए जो है उनका सपोर्ट है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि भाई देखो हमारा जो है वो यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, है ना, फाइनेंस वाला जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास होगा,
होम मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास होगा, स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो बोले नहीं नहीं इतना नहीं होगा, तो बोले चलो ठीक है ना। फिर थोड़े दिन तक कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ कि 22 लोग जो है वो यहाँ से चले गए, तो 22 लोग यहाँ पहुँच गए और 22 लोग यहाँ से माइनस हो गए। तो इनके पास कितने बचे, इनके पास बचे 40 और इनके पास कितने हो गए, इनके पास बच गए 60। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जनता ने तो इनको इलेक्ट करके बनाया था, है ना, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं डिफेक्शन, है ना। डिफेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वहां से कुछ लोग जो है वो दूसरी पार्टी में यहाँ पर चले गए। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है वो डिफेक्शन कहलाती है। सो अब क्या हुआ कि जनता ने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिताया था, लेकिन इनके चक्कर में इनकी सरकार यहाँ पर बन गई। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें भी जो है वो यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देती हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टी पॉलिटिक्स एमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर क्या होती हैं और क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को यहाँ पर रिजर्व किया जाता है? ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, है ना, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे ये बताइए लोकसभा में, ठीक है, जो लोकसभा है वहां पर जो एससी कम्युनिटी है ना, उसके लिए टोटल कितनी सीट्स यहाँ पर रिजर्व हैं, और एसटी जो कम्युनिटी है उसके लिए यहाँ पर कितनी सीट्स रिजर्व हैं? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं देखूंगा कि कौन यहाँ पर आंसर देता है। ठीक है, एससी के लिए कितनी सीट्स हैं और एसटी के लिए कितनी सीट्स हैं, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाया था, है ना, मैंने आपको जो पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसमें भी ये क्वेश्चन था। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। मतलब जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में टोटल हमारा संविधान जो है वो पूरा हुआ था, 2 years 11 months and 18 days। सो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक स्पेशल सिस्टम जो है वो यहाँ पर उसके बारे में सोचा कि हम क्या करेंगे कि जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग हमारे सोसाइटी में देखने को मिलेगा, उसके लिए जो है वो सीट्स यहाँ पर क्या करेंगे, वो रिजर्व करेंगे। Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes. In a SC reserved constituencies, only someone who belong to the scheduled caste can stand for the election. अगर मान लीजिए कि किसी सीट्स को यहाँ पर SC सीट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है, तो वहां से क्या होगा कि केवल SC उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई जनरल सीट है ना, जनरल सीट मतलब किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड वाले भी लड़ सकते हैं, ओबीसी वाले भी लड़ सकते हैं, एससी वाले भी लड़ सकते हैं, एसटी वाले भी लड़ सकते हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन अगर किसी सीट को एससी बोल दिया गया है तो वहां से केवल क्या होंगे कि एससी उम्मीदवार जो है वो आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें क्या कारण है, मतलब वाई कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड? क्योंकि देखो क्या होता है कि जो वीकर सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, इनके पास क्या है कि कई तरीके की चीजें जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे रिसोर्सेस यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन उस बड़े लेवल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन कम्युनिटीज के साथ बहुत पुराने टाइम पीरियड से ही यहाँ पर क्या है कि अत्याचार यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इन चीजों को जो है वो अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्शन में इनका जीतना, या आप ये कह सकते हैं कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यहाँ पर इंश्योर होना यहाँ पर क्या होता है कि वो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि इनके पास ये सब चीजें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन आपको ना तो विधानसभा में देखने को मिल रहा है, ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है लोकसभा में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सीट्स जो है वो इनके लिए रिजर्व कर दी जाती हैं, ताकि ये लोग भी यहाँ पर जो है वो लॉ मेकिंग जो यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेस है उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा जो आंसर है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज एन इलेक्शन कैंपेन? अब एक बात ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि फाइनल लिस्ट आ गई। ठीक है, फाइनल लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो नॉमिनेशन वगैरह यहाँ पर फाइल किए थे ना, वो फाइनल लिस्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि वोटिंग वाला डे होगा, है ना, जिस दिन यहाँ पर क्या होंगे कि वोट पड़ेंगे। ठीक है, ये 2 दिन यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलता है, और इनके बीच में अगर आप देखेंगे ना तो करीब 2 वीक का समय होता है। ठीक है, 2 हफ्ते का समय होता है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्शन कैंपेन होता है। इलेक्शन कैंपेन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, अलग अलग नेता वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बताते हैं कि भाई आप लोग हमें यहाँ पर क्यों वोट दीजिए, तो उसको हम यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। तो ये होता क्या है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज हम देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रिफर। ठीक है, मतलब हमारे देश में जो इलेक्शन यहाँ पर होता है उसका पर्पस केवल यही होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे होंगे उनको हम चूज करें,
जो गवर्नमेंट यहाँ पर होगी उसको हम चूज करें, और पॉलिसीज हमारे लिए कौन बनाएगा जो प्रेफर करें, है ना, कि मतलब हमारे लिए कौन पॉलिसीज बनाए, कौन सी सरकार यहाँ पर पॉलिसीज बनाए, उन चीजों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करें। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, और what is a good policy, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इसके ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है, जनता को यह बात पता चलना जरूरी है कि भाई कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन से रिप्रेजेंटेटिव अच्छे हैं, है ना, कौन अच्छी सरकार बना सकता है, कौन अच्छी पॉलिसीज यहां पर बना सकता है। इन सब चीजों के ऊपर ओपन डिस्कशन होना बहुत आवश्यक है। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है कि एक दूसरे की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको टारगेट करते हैं, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हैं कि हम ये काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, आप हमें वोट क्यों दो। ये सब पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो आपको इलेक्शन कैंपेन में पूरी होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और यही पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। अब इलेक्शन मैनिफेस्टो यहां पर क्या है ना। इलेक्शन मैनिफेस्टो मतलब वादे, है ना। वादे मतलब यहां पर क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना क्या करती है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो यहां पर रिलीज करती हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब यहां पर ये हुआ कि हम अगर पावर में आएंगे, है ना, अगर हम इलेक्शन यहां पर जीतते हैं तो हम ये सारे के सारे जो काम है वो यहां पर करने वाले हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्शन मैनिफेस्टो बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इट इज अ विजन एंड मिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि यहां पर क्या है कि ये किस तरीके से यहां पर इनकी विचारधारा है, किस तरीके से ये काम करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये उनका विजन और मिशन आपको देखने को मिलेगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज देयर एजेंडा फॉर अपकमिंग इलेक्शंस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं। तो जो भी इलेक्शन यहां पर होने वाला है ना, उसके लिए क्या करेंगे, अपना एजेंडा जो है उसको रिलीज करेंगे। दिस एजेंडा इज कॉल्ड द इलेक्शन मैनिफेस्टो, ठीक है। उसके बाद द एजेंडा इज द प्रॉमिस मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज विद द वोटर्स, ठीक है, कि हम वोटर्स के साथ जो है वो ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारी जब पॉलिटिकल पार्टी यहां पर पावर में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरीके से आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी विन्स द इलेक्शन इट इज कंपल्सरी टू इंप्लीमेंट द एजेंडा ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो। अगर वो नहीं करेंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिन्होंने यहां पर मेंशन किया था, तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है वो अगले इलेक्शन में यहां पर गड़बड़ हो सकता है कि इन्होंने बोला था ऐसा करने को, लेकिन वो चीजें जो है इन्होंने यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करी। तो कंपल्सरी होना जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम यहां पर इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो दिया हुआ है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बताना है। तो काफी सारी चीजें मैंने आपको एडिशनल भी यहां पर बता दी हैं, है ना। तो उन्हीं सब चीजों को लिखना है कि इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, ठीक है। मतलब वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि भाई एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट वगैरह को ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, कि उनको जाकर जवाब दे रहे हैं और उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा। और एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पावर्स जो हैं, जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस करी थी, वो इनके पास आपको वेस्ट होती हुई दिखाई देती हैं। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। जैसे जुडिशरी में हमारे यहाँ पर बात होती है कि हमारे जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोकल कोर्ट्स हैं, हाई जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो उसमें क्या है कि वो इंडिपेंडेंस है, मतलब वो किसी के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर काम नहीं करते हैं। अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में काम करने लगेंगे तो लोगों का जो न्यायिक व्यवस्था है ना, जो जुडिशियल यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उस पर विश्वास ही नहीं रहेगा, है ना। तो उस पर क्या है कि वो आप ये कह सकते हैं कि विश्वास उनका खत्म हो जाएगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। फिर उसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, अगर वो कोई वायलेट करता है तो पनिशमेंट वगैरह भी यहाँ पर दी जाती है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर इनको ऐसा लगता है कि कहीं पर जो इलेक्शंस यहाँ पर हुए थे, है ना, वो यहाँ पर क्या है कि फ्री एंड फेयर नहीं थे, तो उस पूरे के पूरे इलेक्शन को जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट करके दोबारा भी इलेक्शन करवाने की जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन की आपके पास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना आवश्यक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। हमारे देश में दो तरीके के इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, और एक दूसरा यहां पर होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन यहां पर क्या है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि जिसमें जनता जो है वो डायरेक्टली यहां पर वोट डालेगी, है ना। जैसे लोकसभा के वोट हो गए, ठीक है, प्लस विधानसभा के जो वोट हो गए, प्लस पंचायत के वोट हो गए, प्लस अर्बन लोकल जो बॉडीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये वोट हो गए। ये सारे के सारे जो वोट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसमें जनता जाती है, बटन दबाती है और उसके बाद यहां पर क्या है कि वोटिंग का जो काम है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। सो डायरेक्ट इलेक्शन में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज को जो इलेक्शंस हैं, जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह के इलेक्शंस होते हैं, जिससे मेयर वगैरह बनते हैं, तो वो सारे के सारे जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में अगर हम देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया,
जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, ये सारे के सारे जो इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन में क्या हो रहा है कि जनता खुद वोट डाल रही है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में जैसे अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो प्रेसिडेंट में क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो भी क्या होते हैं कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो यहां पर वोटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन यहां पर होना है तो जो वोटिंग होगी वो कौन डालेगा, जो यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उसके बाद जो एमएलएज होते हैं, एमएलएज मतलब जो विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगे, वो लोग यहां पर क्या करेंगे, वोटिंग डालेंगे। लेकिन जो लोकसभा के मेंबर हैं और जो विधानसभा के मेंबर हैं उनको किसने इलेक्ट किया है, हमने इलेक्ट किया है ना, हमने वोट डाला है, हमारे बिहाफ में वो लोग वोट यहां पर डाल रहे हैं। तो ऐसे इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि सर राज्यसभा के लोगों का वोटिंग कैसे होता है। राज्यसभा के लोग जो होते हैं ना, जैसे आपका विधानसभा है ना, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश से कुछ सीट्स हैं जो यहां पर लोकसभा में आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगी। सो मध्य प्रदेश के जो एमपी हैं, है ना, मध्य प्रदेश के जो यहां पर एमपी हैं उनका इलेक्शन कौन करेंगे, जो एमएलएज हैं जो कहां पर बैठे हैं, विधानसभा में। तो विधानसभा के जो एमएलएज होंगे वो वोटिंग करेंगे और उससे फिर यहां पर इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के एग्जांपल। सो अंडर इनडायरेक्ट इलेक्शन द वोटर फर्स्ट इलेक्ट द इलेक्टोरल कॉलेज एंड द कॉलेज इलेक्ट द कैंडिडेट। पीपल डू नॉट गेट पॉलिटिकल एजुकेशन as voters do not participate directly. Election of president and election of members of Rajya Sabha are indirect elections. ठीक है, जो मैंने आपको बताया, तो इसके बेसिस पे ये पूरी चीजें आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस यहां पर क्या है। तो देखो, जब भी हम यहां पर वोटिंग राइट्स देंगे सभी को, है ना, और उनके सबके वोट की वैल्यू जो होगी वो यहां पर क्या होगी, बराबर होगी। तो इससे यहां पर क्या है कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी आपको देखने को मिलेगा, मतलब एकता और अखंडता जो है वो चीज आपको देखने को मिलेगी। मतलब लोगों के बीच में इस तरीके का डिफरेंस यहां पर नहीं होगा कि यार तुमको तो वोटिंग राइट्स पूरे मिले हैं, मुझे नहीं मिले हैं वोटिंग राइट्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वालिटी, इट गिव्स अ चांस टू पीपल टू गेन पॉलिटिकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वलिटी के बारे में बात करेगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में जो है वो बात करी गई है कि सब लोग जो है वो कानून के सामने बराबर है ना, तो राइट टू इक्वलिटी है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर आप सब लोगों को वोटिंग राइट्स बराबर यहां पर देंगे तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी, है ना, सबको इक्वलिटी आप दे रहे हो। साथ ही साथ यहां पर क्या है कि लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन भी मिलेगी। पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब यहां पर ये हुआ कि लोगों को पता चलेगा कि भाई वोटिंग वगैरह देने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस तरीके से, वो आपको ध्यान रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में जो वोटिंग राइट्स है ना वो एक लीगल राइट है ना, ये क्या है, ये एक तरीके का लीगल राइट आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यहां पर नहीं दिया हुआ है कि भाई ये क्या है कि ये हमारे, है ना, फंडामेंटल राइट है ना, ये आपको एक लीगल राइट देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर एज अटेन करने के बाद आपको जो वोटिंग राइट्स हैं वो यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ पॉलिटिकल कंपटीशन हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल, है ना। मतलब जो पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं उससे कैसे यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जो लीडर्स होते हैं वो लोगों की यहां पर जो है वो सेवा करते हैं, सर्व द पीपल, है ना, ये बताना है। देखिए, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। ठीक है, अगर आप यहां पर क्या करेंगे कि कंपटीशन यहां पर होगा, है ना, तो लोग को क्या होगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, ठीक है, अगर आप उनको देखेंगे तो उनको यहां पर क्या है कि इंसेंटिव यहां पर मिलेगा। इंसेंटिव किस फॉर्म में मिलता है, जैसे अगर आप देखेंगे अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगली बार भी इलेक्शन जीत के आओगे। अगर खराब काम करोगे तो अगली बार आप इलेक्शन हार जाओगे। ठीक है, ये चीज समझना है। दे नो इफ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जनता जो चाहती है, अगर उस तरीके के काम अगर आप अच्छे से करोगे तो यहां पर क्या होगा कि हो सकता है कि आप अगले इलेक्शन में जो है वो यहां पर आप जीतते हुए दिखाई दो। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, है ना। अगर वोटर्स ने जिसलिए आपको यहां पर इलेक्ट किया था, अगर वो काम आप यहां पर नहीं कर पाओगे तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में जो है वो आप यहां पर हार जाए या अगला इलेक्शन आप जीत ना पाए। So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people, है ना। मतलब केवल वो ये चाहते हैं कि हम पावर में बने रहें, तब भी यहां पर क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से लोगों को यहां पर क्या है कि सर्व करना जो है वो बहुत जरूरी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ एक एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए कि एक शॉपकीपर है, इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विसेज टू द कस्टमर, इफ ही डज नॉट, द कस्टमर
विल गो टू द सम अदर शॉप। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई भी दुकानदार है ना, अगर वो केवल ये सोचेगा कि यार मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तो अगर जनता को वहां पर वो लूट मचाने की कोशिश करेगा तो जनता उसकी दुकान में सामान थोड़ा ना खरीदेगा, फिर वो अगली दुकान में यहाँ पर चला जाएगा, है ना। तो इससे समझाने की कोशिश करी गई है। इफ इट डज नॉट द कस्टमर विल गो टू द सम अदर शॉप। सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस, बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। ठीक है, लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो है वो गड़बड़ है, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने भी यहां पर ये बात डिसाइड करी थी कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, लॉन्ग रन में ये हेल्प करेगा। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं वो लोग यहां पर जीतते हैं, जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं वो लोग हार जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, उनको यहां पर फोर्स करता है कि आप जनता की यहां पर सेवा करें, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि अगले इलेक्शन में जो रिजल्ट हैं वो यहां पर क्या है कि वो खराब हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो दिया है कि हाउ द सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन इज मेड द इलेक्शन प्रोसेस मोर साउंड एंड इंफॉर्मेटिव, है ना। मतलब अभी क्या हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत यहाँ पर यह है कि जो भी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या इलेक्शन में खड़े होते हैं उन्हें कुछ चीज़ें जो है वो डिक्लेयर करनी होती हैं। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है ना वो थोड़ी साउंड हो गई है और इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर हो गई है ना, कि लोगों को उन कैंडिडेट्स के बारे में पता चल रहा है जिनके बारे में उनको यहाँ पर वोटिंग करनी है। ठीक है, सो कैसे हुआ ये आपको बताना है। सो रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उसके बेसिस पे ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल, इट हैज बीन मेड मैंडेटरी गिविंग फुल डिटेल्स। ठीक है, तो यहां पर फुल स्टॉप आएगा। इट हैज बीन मेड मैंडेटरी बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट एवरी कैंडिडेट हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शन हैज टू फाइल एन एफिडेविट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि एफिडेविट मतलब आप ये कह सकते हैं कि लीगल डिक्लेरेशन आप यहां पर दे रहे हो। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि किस चीज को यहां पर इंक्लूड करना है कि क्या भाई आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, क्या सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, है ना। मतलब दो तीन चीजें आपको यहां पर पब्लिक करनी है, क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं क्या। दूसरी बात कि आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह कितनी है ना। अब कई बार क्या होते हैं कि कुछ लोग अपने नाम पर प्रॉपर्टी रखते हैं, अपनी फैमिली मेंबर जो होते हैं उनके नाम पर रखते हैं। सो इसीलिए यहां पर क्या है कि उनके बारे में भी बताना है कि आपके फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके पास यहां पर कितनी प्रॉपर्टी वगैरह है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहां पर बतानी है। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, क्रिमिनल केसेस, फिर उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स आपकी, और उसके बाद फिर आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें आपको यहां पर बतानी है। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक, इसको यहां पर पब्लिकली जो है वो यहां पर बताया जाएगा। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। पहले क्या होता था कि पहले पता नहीं चलता था, है ना, कि कौन से कैंडिडेट हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, उनके पास प्रॉपर्टी यहाँ पर कितनी है, कितने सारे क्रिमिनल केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी, एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ें जो है वो पब्लिक कर दी जाएंगी। तो जनता क्या है कि जनता को पता होना चाहिए कि जिनके खिलाफ वो वोट यहाँ पर देने जा रहे हैं, है ना, जिनके फेवर में या जिनके अगेंस्ट में, उनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है। तो ये चीज़ें जब पता रहेंगी तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पर होगी वो थोड़ा और ज़्यादा आपको साउंड होती हुई दिखाई देगी, थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव होगी। जनता को पता रहेगा कि जिसको वो वोट यहाँ पर दे रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना डिजर्विंग कैंडिडेट यहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो यहाँ पर होगी, जिससे इलेक्शन प्रोसेस जो है वो थोड़ा और अच्छी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज देयर नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। कई लोग बोलते हैं ना कि मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ऐसे लोगों को यहाँ पर इलेक्शन में जो है वो खड़े होना देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, वो ऐसा कोई प्रोविज़न यहाँ पर नहीं है ना। तो इसकी क्या वजह है ये आपको बताना है। सो देयर इज अ नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स। ठीक है, मतलब कई सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। Relevant qualification for selection to the Indian cricket team, for example, is not the attainment of educational degree but the ability to play cricket as well, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन अपना करवाना है तो आप ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क किस बात का पड़ता है कि आप क्रिकेट यहाँ पर खेल पाते हो या नहीं खेल पाते हो, आपकी एबिलिटी क्रिकेट खेलने की कैसी है। सिमिलरली द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन MLA and MP is the ability to understand people's concern, problems and represent their interest। तो अगर आप MP बन रहे हैं या MLA बन रहे हैं
तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि क्या जो जनता है उसके दुख दर्द पीड़ा है ना, या जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनकी जो गुजारिशें होती हैं, उनको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, है ना। उनकी बातों को आप यहाँ पर जब डिस्कशन होता है कहीं पर भी कानून बनाते टाइम, तब आप उसको रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो, तो ये चीजें जो है वो जरूरी हैं। वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज एग्जामिन्ड बाय द लैक्स ऑफ एग्जामिनर देयर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 ईयर। ठीक है, अब कोई भी जो भी यहाँ पर आपके एमपी एमएलए वगैरह इलेक्शन में यहाँ पर खड़े होते हैं, कोई भी मेंबर अगर यहाँ पर खड़ा होता है तो वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये जनता डिसाइड करती है हर 5 साल में जब भी यहाँ पर इलेक्शन होता है। Even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to the educational qualification। ठीक है, अब कई बार अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग होते हैं बहुत एजुकेटेड होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन हार जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जनता यहाँ पर डिसाइड कर रही है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निपटारा करने के लिए ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हुआ है वो यहाँ पर सक्षम है या नहीं है। अगर वो है तो उसको इलेक्ट करेंगे, अगर वो नहीं है तो उसको यहाँ पर फिर जनता जो है वो वोट नहीं डालेगी। In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason. It would mean depriving a majority of the country's population the right to contest election। मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर इक्वेलिटी की बात करते हैं, है ना, हम लोग ये चाहते हैं कि सभी धर्म संप्रदाय के लोग, कम्युनिटी के लोग, सोसाइटी के लोग जो है वो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये है कि इसकी वजह से अगर आप देखेंगे ना तो एक प्रॉब्लम और यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी के बारे में, लेकिन जब हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक पैरामीटर यहाँ पर रख देंगे कि भाई ये फुलफिल जो करेगा वही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इससे एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी होगी कि यहाँ पर क्या है कि कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर इस तरीके के आप यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पर लगा देंगे तो वो चीजें यहाँ पर क्या है कि वो बहुत सारे लोगों को डिप्राइव करेगी कि आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हो। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो यहाँ पर एमपी या एमएलए या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उतनी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाईलाइट रीजन फॉर विच द इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जैसे दो तरीके की डेमोक्रेसी है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जनता जो है वो यहाँ पर क्या करती है कि सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग साथ मिलकर डिसीजन यहाँ पर लेते हैं। लेकिन जब कंट्रीज बहुत बड़ी होती है, उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी उतनी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा कि जनता के बिहाफ में एक इलेक्टेड मेंबर होगा जो उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ऐसी जगह पर इलेक्शन कितना मस्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है। अ रूल ऑफ द पीपल इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन। ठीक है, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक जनता का यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि रूल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इलेक्शन एक मैकेनिज्म है बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। मतलब हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है तो आप पुराने वाले कैंडिडेट को ही दोबारा यहाँ पर जिता सकते हो या उसको चेंज कर सकते हो। इन सब का पूरा अधिकार जो है वो जनता के पास आपको देखने को मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल द पीपल सिट टुगेदर एंड टेक ऑल द डिसीजन डायरेक्टली इलेक्शन गिव द राइट टू सिटीजन। इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल द पीपल सिट टुगेदर एंड टेक ऑल द डिसीजन, ठीक है, डायरेक्टली। तो यहां पर फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग एक साथ यहां पर बैठें और उसके बाद यहां पर क्या है कि सब लोग जो है वो एक तरीके से यहां पर जो है वो डिसीजन यहां पर फाइनल करें। सो इलेक्शन गिव द राइट टू द सिटीजन टू चेंज द रिप्रेजेंटेटिव इफ दे डू नॉट फुलफिल द विशेस ऑफ सिटीजन। तो इलेक्शन क्या करता है कि जनता को अधिकार देता है कि भाई अगर जिसको आपने इलेक्ट किया अगर वो आपके विशेस को यहां पर फुलफिल नहीं कर रहा तो आप उसको चेंज करो। इलेक्शंस आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। हेल्दी डेमोक्रेसी, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, तो इलेक्शन जो है वो सबसे फॉरमोस्ट यहाँ पर क्या है कि कंडीशन है जो यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। जब इलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी की बात ही नहीं हो पाएगी। इलेक्शन बार्ड द रिप्रेजेंटेटिव टू बिकम डिक्टेटर। तो इलेक्शन की वजह से जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिक्टेटर नहीं बन पाते हैं, है ना। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि वो डिक्टेटर यहाँ पर बन गए तो फिर तो गेम खत्म, है ना, फिर तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं। पता चला वो डिक्टेटर ने यही कर दिया कि इलेक्शन ही नहीं होंगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक यहाँ पर क्या है कि तब तक मैं ही यहाँ पर जो है वो राजा बना रहूंगा, है ना। तो ये सब चीजों को जो है वो प्रिवेंट करता है इलेक्शंस, और इसी वजह से इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। डिस्क्राइब अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस विच आर अडॉप्टेड ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस होती हैं जो यहाँ पर इलेक्शन के द्वारा यहाँ पर की जाती हैं उनको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ चुके हैं।
Sometimes political parties and candidate are involved in the fraud and malpractices to stay ahead of the others. ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि फ्रॉड करते हैं या जो मॉल प्रैक्टिसेस होती है वो आपको देखने को मिलेगी। माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि गलत तरीके से वोट को अपने फेवर में यहां पर करना। ड्यूरिंग द इलेक्शन अ पार्टी और कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट मनी टू वोटर्स। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि जो वोटर्स वगैरह होते हैं उनको यहां पर मनी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पैसा दे रहे हैं तुम हमें जो है वो वोट देना। दे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट वाइन एंड गिफ्ट टू ऑब्टेन द फेवर ऑफ वोटर्स। ठीक है, कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो शराब वगैरह जो है वो भी यहां पर बांटी जाती है और उनको गिफ्ट वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। द कैंडिडेट अपील द वोटर इन द नेम ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन, है ना, कि हम तुम्हारे धर्म के हैं, ठीक है, हम तुम्हारी जाति के हैं, तो तुम हमें यहां पर वोट देना। तो ये सब चीजें अलाउ नहीं है, लेकिन कई जगह पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो काम होता है वो आपको देखने को मिलेगा। द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज इन पावर यूजेस गवर्नमेंट मशीनरी टू वोन द इलेक्शंस। मतलब कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स यहां पर होते हैं या जो गवर्नमेंट रिसोर्सेस होते हैं उनका भरपूर प्रयोग करते हैं ताकि वो इलेक्शन यहां पर जीतें। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज हायर्ड मसल मैन एंड ट्राई टू कैप्चर द बूथ। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको लगेगा कि इलेक्शन हार जाएंगे, है ना, या इलेक्शन पर नजर रखने के लिए जो बाहुबली लोग होते हैं, है ना, मसल मैन यहां पर बोला जा रहा है, तो उनको यहां पर हायर कर देते हैं कि बूथ को कैप्चर कर लेना और सारे के सारे वोट जो है वो हमें पड़ने चाहिए। लेकिन हमारे देश में इस तरीके के जो केसेस हैं वो काफी कम हो गए हैं, है ना। पहले बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहां पर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ अनफेयर मीन्स होते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस की जाती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा, ठीक है, जिनको आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, जिसको हम रिगिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगली बात यहां पर बोली जा रही है कि वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन लाइज इन द आउटकम इटसेल्फ। ठीक है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जब भी हम यहां पर बात करते हैं तो एक फाइनल टेस्ट जो होता है वो आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द आउटकम्स ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। ठीक है, मतलब भारत में जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनके बेसिस पे आपको ये स्टेटमेंट यहां पर जस्टिफाई करना है। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि आउटकम जो यहां पर है, मतलब कि जो रिजल्ट यहां पर आ रहा है इलेक्शंस का, उसको लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना, इस चीज के ऊपर अब यहां पर फोकस किया जा रहा है। तो आपको इस चीज को जो है वो यहां पर जस्टिफाई करना है। द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूजेस इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको नेशनल लेवल भी लिखना है, नेशनल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, तो दोनों जगह पर अगर आप देखेंगे तो जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन हार जाती है। In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो हार है, जो रूलिंग पार्टी है, वो यहां पर आपको हारती हुई दिखाई देगी। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूजेस इलेक्शंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बार एमपी बन गया या एमएलए बन गया। यूएस में ऐसा ही होता है कि जो सिटिंग एमपी एमएलएज वगैरह होते हैं, है ना, जो वहां पे कांग्रेस में मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन नहीं हारते हैं, चांसेस यही होते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि एमपीज भी इलेक्शन हारेंगे और एमएलएज जो है वो भी इलेक्शन हारते हुए दिखाई देंगे। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जिनके पास बहुत पैसा है ना, जिनके पास बहुत बल है, वो लोग भी इलेक्शन हार जाते हैं। भले वो कितनी भी दादागिरी करें, कितना भी पैसा खर्च करें, लेकिन इस बात से जो है वो चीजें बनती नहीं है कि वो इलेक्शन जीतेंगे। ठीक है, बारिंग फिर उसके बाद बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। है ना, अगर कई जगह पर हम कुछ चीजों को अगर हम यहां पर छोड़ दें तो ज्यादातर जगह पर अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि जो हारने वाली पार्टी है वो यहां पर अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करती है कि भाई ये जनादेश है, लोगों ने हमें यहां पर इलेक्शन हराया है, हम अगली बार जो है वो अपने आप को इंप्रूव करके दोबारा इलेक्शन में आएंगे। तो सब लोग यहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इससे हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो आउटकम यहां पर होता है, रिजल्ट आउटकम, वो भी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यहां पर क्या होगा कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि अरे रिजल्ट में तो कुछ भी हो जाए, कोई किसी को भी वोट डाल दे, जीतेगा तो वही, है ना, तो फिर तो इलेक्शन बिल्कुल पॉइंटलेस हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ रहा है इलेक्शन में, इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में जो वोटर टर्नआउट होता है वो भी यहां पर इंक्रीज हो रहा है। कई जगह पर कम भी होता है, लेकिन जो इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है ना उसमें लोग यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। है ना, हमारे देश में क्या है कि इलेक्शन एक तरीके का फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल में क्या है कि सब लोग यहां पर आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग स्लोगन दिए जाते हैं, है ना। आजकल तो ट्रेंड इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि यहाँ पर क्या है कि अलग अलग गाने भी बनने लग गए हैं, है ना, अलग अलग जो लोग होते हैं वो गाने भी गाते हैं और गाने भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी सारी चीजें जो है वो हमारे देश में होती हैं। तो लोगों का जो इलेक्शन में विश्वास है वो अभी भी बना हुआ है। अब उसके बाद बात हो रहा है कि हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। ठीक है, कि जब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है ना। केवल सिंगल पार्टी अगर होगी तो काम नहीं बनेगा। यहां पर क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए
ताकि एक पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो यहाँ पर होना बहुत आवश्यक है। एक्सट्रीम पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो गलत है, लेकिन एक होना चाहिए पॉलिटिकल कंपटीशन, बिकॉज पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा तो फिर चीजें कैसे इंप्रूव होंगी ये भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टीज मेक एन एनवायरमेंट ऑफ कंपटीशन, है ना। दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, है ना। मतलब पब्लिक ओपिनियन मतलब लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो एक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन स्प्रेडिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में जो है वो अलग अलग तरीके की जानकारी यहाँ पर लोगों को बताते हैं, है ना, कि हम क्या करेंगे, दूसरी पार्टी क्यों नहीं कर पा रही वैसा। अ पॉलिटिकल पार्टी हु वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स और गेन मेजॉरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा सीट जीतेंगी, है ना, वो यहाँ पर क्या है कि सरकार बनाएंगे। A political party who loses sits in the opposition and stop the political party who is in the power to become a dictator, है ना। जो लोग इलेक्शन यहाँ पर हार जाते हैं लेकिन उनके भी कुछ मेंबर्स यहाँ पर जीतेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक ऑपोजिशन यहाँ पर क्रिएट होगा। ऑपोजिशन बहुत जरूरी है ना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बहुत आवश्यक है, जो यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी हो ना उसको कंट्रोल करे। अगर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन यहाँ पर नहीं होगा तो आप ये कह सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो यहाँ पर डिक्टेटरशिप करने लगेगी, है ना, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है ना, और आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है तो आप उनको अपोज भी नहीं कर पा रहे हो, रोक भी नहीं पा रहे हो, तो वो जिस हिसाब से काम करना चाहते हैं उसी हिसाब से काम करते हुए दिखाई देंगे। तो उनको रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इसलिए ये बात बताई गई है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसीज एंड डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि डेमोक्रेसीज के लिए मतलब तुम हो तो मैं हूं तो तुम हो, ठीक है, बस यही वाली बात है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डेमोक्रेसीज बहुत जरूरी हैं और डेमोक्रेसीज के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी हैं, ठीक है। तो ये बात यहां पर आपको बताई गई है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका यहां पर सिग्निफिकेंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये बताना है कि भारत में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। भारत में जो टोटल आपको नेशनल पार्टीज यहां पर देखने को मिलेंगी उनका नंबर बताना है, ठीक है। कितनी नेशनल पार्टीज हैं ये आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो ये थे हमारे 28 क्वेश्चंस जो कि आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में पूछे गए हैं, है ना। अलग अलग तरीके के जो सेट मुझे मिले उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। आई होप आपको एक अच्छा रिवीजन यहाँ पर मिल गया होगा, है ना, जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। जिन लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वन शॉट रिवीजन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, जो पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो एकदम बच्चे टाइप का जो है वो चैप्टर हो जाएगा। ये केवल इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी चैप्टर मैंने अभी आप तक आपको पढ़ाए हैं उतना अगर आप पढ़ लोगे ना तो चैप्टर एकदम याद हो जाएगा आपको एक एक लाइन पता चल जाएगी कि कहाँ पर बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है और उसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं पर्सनली उन कमेंट्स को यहाँ पर पढ़ता हूँ और अगले सेशन में आपको जब भी हमारा सेशन होगा उसमें मैं उनको कवर करने की भी कोशिश यहाँ पर करूँगा, ठीक है। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इसमें कंटेंट आपको जो है वो हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करें। बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर 12th तक की जो क्लासेस होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग उसे जरूर विजिट करें और अपनी प्रिपरेशन को जरूर यहाँ पर शुरू करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पर सीख पाएँ जो कि उनके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट सिविक्स का चैप्टर जिसमें हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में बात करी है। अगले चैप्टर में हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो है वो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।